नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए एक्सिस बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया की एक लार्ज कैप कैटेगरीज कंपनी है और एक निफ्टी 50 का कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में टॉप 4 रैंकिंग में इसका नाम दाखिल करा चुके हैं। अगर मैं डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है। जो अपॉर्चुनिटी एज ए मतलब कंपनी के ऊपर डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में सारी चीज बताऊंगा, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिएगा। अगर सीखना है, सारी चीजों को जानना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मेरे कोई पेड वर्जन भी नहीं है। मैं हमेशा इसी तरीके से सारी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस आपको अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए सारे कंपनीज के अगर डिटेल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला है, जैसे देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक, ये सारे बैंक को अगर देखेंगे, सारे कंपनी का जो पी रेशियो है वो देखा जाए तो एक्सिस बैंक का पी रेशियो सबसे कम है। टॉप 5 जो कंपनीज है, टॉप 5 में आईडीएफसी बैंक का भी पी रेशियो कम है और उसी तरीके से एक्सिस बैंक का भी पी रेशियो कम है। अगर इसी पी रेशियो को मैं ध्यान से देखूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 84 के आसपास, और आज कहाँ पे है? आज 12-11 के आसपास। मतलब कंपनी के जो वैल्यूएशन है एकदम सस्ता हो चुके हैं, और वो भी कोविड के लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। मतलब कोविड के लेवल में जिस पी रेशियो में चल रहा था, कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो चल रहा था 20 के आसपास, और आज इसका पी रेशियो चल रहा है सिर्फ 11 के आसपास, 11 से 12 के आसपास। तो सोचिए कितने बड़े डिफरेंस बन चुके हैं। और यही सिचुएशन कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफी होगा, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर आरओसी में उतना दम नहीं है, कोई बात नहीं, आरओई में दम है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमेशा आपको आरओई देखना है, आरओसी नहीं देखना है। अगर आरओसी में कोई भी दिक्कत है, मतलब कम है वैल्यू, तो कोई बात नहीं। अगर आरओसी में कम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आरओई में ज्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो यहाँ पे दिक्कत वाला बात है। तो मानता हूँ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है, मगर बाकी देखिए सारे होल्डिंग्स किसके पास है? इंस्टीट्यूशन के पास। जैसे एफआईएस डीएस के पास सबसे होल्डिंग्स है। पब्लिक माल उठाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूशन दिया ही नहीं है। पूरा का पूरा माल इंस्टीट्यूशन ही खरीद के रखा है। तो चीजों को पहले आपको समझना होगा। जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए आप जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको देखना होगा। तो कंपनीज के में सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी का हर साल में क्वार्टरली जो रिजल्ट है 18,000 से लेकर 22,000 बने, 28,000 बने, और आज 32,000 बने। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले। इंटरेस्ट के टाइम में देखा है तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,400 से लेकर 6,000 बने, और 6,500 बने, और यहाँ पे 6,700 बने। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट व्यू है, क्योंकि जब तक कंपनी का खुद के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे साल भर में भी देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। 10,000 से सीधा सीधा 28,000 बन चुके, मतलब दुगना से भी ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। अब एक चीजों को नोटिस करना, कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है, आपको एक भी टाइम में ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत बुरी तरीके से हालत हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी हर टाइम खुद के हालत को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल में रखा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से बात करो तो कंपनी लास्ट ईयर में 18% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से ग्रोथ किया। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। और कंपनी का बैलेंस शीट देखे तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ते चले गए, और कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है और बोरिंग जो है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जो फाइनेंस कंपनी में बोरिंग्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से रिजर्व भी बढ़े, उस हिसाब से डिपॉजिट भी बढ़े। देखिए डिपॉजिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 9 लाख के आसपास था, और आज 10 लाख 84,000 के आसपास डिपॉजिट हो चुके हैं। मतलब डिपॉजिट खुद के बोरिंग से ज्यादा है। मतलब इस परसेंटेज ऑफ व्यू से देखूं कि कंपनी का डिपॉजिट ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी का जो ज्यादा डिपॉजिट होने का मतलब है
बैंक्स में कहाँ से पैसा आता है? एक सेविंग अकाउंट में पैसा आता है, करंट अकाउंट में आते हैं, एफडी में आते हैं और म्यूचुअल फंड और भी कुछ सेक्टर वाइज कंपनी का पैसा आ रहा है। उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को लोन देते हैं और लोन से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। उसी इंटरेस्ट के एक भाग जितने सारे लोन लिया है, मतलब सेविंग अकाउंट में जो लोग पैसा रखे हैं उसको भी वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है। तो इसी साइकिल वाइज बैंक चलता है। तो जितना डिपॉजिट यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो उतना ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि कासा रेशियो जो है, बैंक का जो कासा रेशियो है वो अभी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 39%। तो एक बड़ी बात है क्योंकि कासा रेशियो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, कासा का मतलब है करंट एंड सीए का मतलब है करंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इस दोनों में जो पैसा बैंक में आते हैं वो सबसे कम इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है। तो जितना बैंक में पैसा आएगा तो वो डेटा कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा और इसी डेटा कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल दिखाते हैं। एक डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस डेटा से आपको पता चलेगा लास्ट 10 ईयर्स में कौन सा बैंक कितना कासा रेशियो को ग्रोथ किया। उनमें से एक्सिस बैंक का क्या हालत है। देखिए एक्सिस बैंक का अगर एवरेज डेटा देखो तो करीबन 40, आप देख सकते हैं कितना 45.97% के आसपास है। जो देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक को भी बीट किया है। तो एक बहुत शानदार पॉइंट्स है क्योंकि जितना कासा रेशियो ज्यादा होगा उतना ही बैंक बेटर बनते जाएंगे। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कोटक बैंक का एवरेज है लास्ट 10 ईयर्स में 48%, आईसीआईसी बैंक का 46% और एचडीएफसी बैंक का 44%, जहां पे एक्सिस बैंक का 45%। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका एक झलक और नजरिया आपको देखने को मिला है। तो चलो और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट वो यही है कि किसी बैंक का जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम में कंपनी के जो एनपीए है वो कितना बना है। देखिए एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी बैंक्स के लिए। अगर एनपीए बढ़ चुके हैं तो कम बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो पिछले जो सालों में एनपीए था 0.36% के आसपास और पिछले क्वार्टर्स में था 0.34% और इस बार है 0.35%, मतलब एकदम ना के बराबर एनपीए है। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही खास होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये पूरा डिटेल्स बताता है कि एक्सिस बैंक में दम है, पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल का फायदा हमेशा हर किसी को लेना चाहिए। देखिए आप लेना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाके बाई सेल कर लेंगे ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल मत करिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा अच्छे कंपनी सस्ते भाव में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सही में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, जरूर यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलो अभी चार्ट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ डिटेल्स में सारी जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चार्ट को देखने के बाद आप एक बार एटलीस्ट 10 कंपनी को इस तरीके से सारे एनालिसिस करके उसको बैक टेस्टिंग करके देखिए। तभी होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड आएगा कि हाँ मैंने जिस कंपनी के ऊपर काम किया उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो काम कर रहा है, उस टाइम क्या उसका फंडामेंटल ठीक है, उसका क्या फाइनेंशियल ठीक है, तभी आपको उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करूंगा वो है देखा जाए तो मूविंग एवरेज। तो देखिए 3 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ध्यान से इस चीजों को समझना। 3 मूविंग एवरेज कौन सा है, अगर मैं डिटेल्स में देखूँ तो यहाँ पे जो मतलब ग्रीन वाला लाइन है ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, मतलब 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और ये रेड वाला लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज। और यहाँ पे जो ब्लैक वाला लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। मतलब तीनों मूविंग एवरेज अलग अलग है। इस तीनों मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे डेज को चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ड्राइंग को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ठीक है। तो देखिए रूल्स क्या है, रूल्स ऐसा है कि जब भी यहाँ पे कोई भी 50 डेज मूविंग एवरेज, जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज और 300 डेज मूविंग एवरेज इस दोनों को ब्रेक डाउन करे तो उस जगह को मार्किंग कर लेना। तो फाइनली ब्रेक डाउन कहाँ पे किया, इस जगह पे, मतलब इस कैंडल को यहाँ पे मार्किंग करना है। तो एक बार मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो बेसिकली इस जगह पे कंपनी के ऊपर कैंडल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से कंपनी का एक सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पे 200 डेज 300 डेज मूविंग एवरेज को 50 डेज मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया। तो इस जगह पे मैंने मार्किंग किया। तो अगर सिचुएशन वाइज देखूँ तो यहाँ से अगर मेरा कोई पॉजिटिव डिसीजन बनता है तो मैं कहाँ तक इस कंपनी को वेट करूंगा, कहाँ तक इस कंपनी को देखूंगा। तो मैं देखूंगा टॉप तक, मतलब इसका प्रीवियस जो लाइफ टाइम टॉप है उस लेवल तक। तो मैं अगर सिचुएशन को एक बार मार्किंग कर लूँ, यहाँ से अगर मैं टॉप तक मार्किंग कर लूँ तो 26% तक यहाँ पे टॉप बनता हुआ देखने को मिला है। तो इस लेवल तक मैं इसको इंतजार कर सकता हूँ। तो देखिए
पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये मेरे लिए रिस्की ट्रेड है, आप आपके हिसाब से जरूर काम करिएगा। तो देखिए पहले क्या इस तरीके से कोई सिचुएशन बना था। देखिए 2021 में यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, मगर ध्यान से चीजों को समझना। यहाँ पे देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज और 300 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन तो किया, मगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो जब क्लोजिंग हुआ तब इस फिर से टू मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को आप यूज मत करिएगा, इस तरीके से सिचुएशन को आप कभी भी यूज मत करिएगा। आपको ढूंढना है वो लेवल जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो फाइनली ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ? फाइनली ब्रेक डाउन अगर देखा जाए तो इस लेवल में हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इस जगह को मार्किंग कर लेना। और प्रीवियस टॉप कहाँ पे है? प्रीवियस अगर टॉप लेवल को देखो तो इस लेवल तक है। तो क्या फाइनली उस लेवल तक गया? एक बार वो भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। फाइनली उस लेवल तक गया कितने दिनों में? जस्ट 161 डेज में 31% का जंप दिखाया। तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दिया था। उसी तरीके से अगर और भी प्रीवियस में डेटा को देखो तो कोविड के टाइम में, देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, ध्यान से देखना। कोविड के टाइम में डेटा दिखाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे एक चीज को आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा, वो है इसका पीक लेवल, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मार्किंग इसलिए किया क्योंकि कोविड के टाइम में जो क्रैश हुआ था, उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी का जो चार्ट बना था कुछ इस तरीके से लेवल्स पे बने थे, इस तरीके से लेवल्स में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर पीक लेवल तक देखो तो थोड़ा सा टाइम तो लगा, मगर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हुआ। अच्छा खासा जर्नी कहूंगा मैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। देखिए 592 डेज, अभी 592 डेज मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो 2 साल भी नहीं हुआ। तो 592 डेज डिवाइड बाई, देखा जाए तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो सॉरी 592 डेज डिवाइड बाई 365 डेज, मतलब मैं साल भर के हिसाब से देखूँ तो 1.5 साल लगा। तो 1.6 ईयर लगा। तो 1.6 ईयर में 63% का रिटर्न, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी था और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिवली डिसीजन लेता हूँ इस तरीके से टेक्निकल के यूज करके। तो आप जब भी इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक बार मार्किंग करना और चीजों को समझकर काम करना। देखिए जैसे यहाँ पे बार बार नीचे तो आया था, मगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। जब कैंडल नीचे क्लोजिंग हुआ तब तब उसका 250 डेज मूविंग एवरेज ऊपर चला गया। तो फाइनली यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। फाइनली देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इसको मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ और लास्ट में आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप मुझे खुद बैक टेस्टिंग करके दिखाना कि आपको कहाँ कहाँ पे मिला। तो यहाँ पे फाइनली मिला। तो और फाइनली इसका लाइफ टाइम जो हाई है वो कहाँ पे था? लाइफ टाइम जो हाई है वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। तो लाइफ टाइम हाई तक अगर देखो क्या उस लेवल तक गया था? देखिए अगर मैं देखूँ तो ये लाइफ टाइम हाई नहीं था, इससे भी ऊपर था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। क्या वो सचमुच वहां तक गया? हाँ बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। थोड़ा सा टाइम लिया, कोई बात नहीं, 600 दिन लगा दिया, मतलब एटलीस्ट वो 1 साल और 10 महीने तक लगा दिया और 43% का गेन मिला। कोई बात नहीं, कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। इसी तरीके से मैं सारे चीज को आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अगर आप सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।